पॉलिटी इज एन आइडेंटिफिएबल पॉलिटिकल एंटिटी यानी ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कनेक्ट। इसी के खोज में लोग भारत आने लगे और दोबारा से यूरोपीय कंपनियां जो थी उनका व्यापार शुरू हुआ। इस लोग से कुछ लाइन लिखी होती है वर्टिकल और पूरा यहाँ पे आता है लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, इनोवेशन, इन सब चीज़ों के लिए आपको ट्रेडमार्क दिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस होंगी उनको फॉलो कर रहे होंगे। आज हमारी जो वीडियो है वो पॉलिटी से रिलेटेड है। पॉलिटी का हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने पॉलिटी के टॉपिक में क्या क्या देख लिया था, जो प्रीवियस वीडियोज़ है हमारी, उसमें हमने पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या डिफरेंस है, ये देखा था। इसके बाद से 1600 का चार्टर एक्ट देखा था, 1726 का चार्टर एक्ट हमने देखा था। आज हमको देखना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लेकिन इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम ब्रिटिशर्स के बारे में जान लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में भी बहुत हद तक मैंने ब्रिटिशर्स को कंप्लीट कराया, 3 पार्ट में उसको देखिएगा तो उसको पता चलेगा किस तरह से वो आ रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, ट्रेड किस तरह से कर रहे हैं, सारी चीज़ें पता चलेंगी। बहुत हद तक दोनों अगर लिंक करेंगे तो दोनों टॉपिक से एक बहुत अच्छे से आपको जो कंसेप्ट है समझ में आएगा। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे शुरुआती काल में, शुरुआती टाइम पीरियड में कैसे थे? लुटेरे प्रवृत्ति के थे, मतलब बाहरी लूटपाट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बाहरी लूटपाट कहाँ पे? समुद्र वगैरह में कर रहे थे। आप लोगों को बताया हूँ, हिस्ट्री में देखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो नॉर्मल लुटेरे वाली क्वालिटी, यहाँ पास इनकी क्वालिटी कैसी दिख रही है? लुटेरा वाली क्वालिटी दिख रही है। इसके बाद से जब ये लूटपाट किए हैं, उस जिन चीज़ों को ये लूटे हैं, जैसे सोना चांदी वगैरह लूट लिए हैं, तो लूट का सामान जब बेचे हैं तो इनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है। जब मुनाफा हुआ है तो लीगली ये क्या करने, ट्रेड करने आ गए हैं कि अब इन चीज़ों को हम लूटेंगे नहीं, अब इन चीज़ों को यहाँ से ख़रीदेंगे, ठीक है, ख़रीदने के बाद बेचेंगे, क्योंकि लूट करके बेचने में मज़ा नहीं आ रहा है। तो उन्हीं चीज़ों को अभी ख़रीद करके बेचने लगे। पहले लूट करके बेच रहे थे, इस तरह का बिजनेस था। अब क्या कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को ये यहाँ से ख़रीदेंगे और बेचेंगे। तो अब ये क्या करते हैं, किस तरह से 1600 के चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापार करने आ जाते हैं। व्यापार करने आ जाते हैं, यानी अब इनकी क्वालिटी कैसी हो गई? व्यापारी वाली क्वालिटी हो गई। ठीक है, क्या करने आए थे? व्यापार करने आ गए। व्यापार करने आए तो इनकी क्वालिटी कैसी हो गई? इनकी क्वालिटी अब तो व्यापार करने आ गए, तो व्यापार करने आए तो इनकी क्वालिटी कैसी हो गई? अब व्यापारी वाली क्वालिटी हो गई। पहले क्वालिटी लुटेरा वाली, इसके बाद क्वालिटी व्यापारी वाली। ठीक है, इसके बाद से आपको 1726 का चार्टर में पढ़ाया था, तो 1726 के चार्टर एक्ट में ये क्या करते हैं, इनको दीवानी अधिकार मिल जाते हैं। दीवानी अधिकार मिल जाते हैं। कहाँ कहाँ के मिलते हैं? 3 एरियाज के मिलते हैं। कलकत्ता का मिलता है, मद्रास का मिलता है और बम्बई का मिलता है। इन 3 एरियाज के दीवानी अधिकार इनको मिल जाते हैं। यानी यहाँ पर अब समझिएगा दीवानी अधिकार क्या है, थोड़ा सा बहुत अच्छा कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। दीवानी अधिकार का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन। ठीक है, मतलब कोई राजा होता था ऊपर और किसी अंग्रेज को पोस्ट दे दिया कि आप यहाँ के दीवान हो और जो मेरी टेरिटरी है, जो मेरा एरिया है, वहाँ पर आप जाओ और मेरे लोगों से क्या करो, टैक्स कलेक्ट करो और टैक्स कलेक्ट करके ला करके मुझे दो। तो उसमें से इस अंग्रेज को क्या फ़ायदा होता था? राजा उस टैक्स कलेक्शन वाले पैसे में से कुछ इसको दे देता था पेमेंट के रूप में, सैलरी के रूप में, वेतन के रूप में। ठीक है, तो दीवान का मतलब है टैक्स कलेक्शन का अधिकार मिल जाता था। तो कहाँ कहाँ का मिल गया? कलकत्ता का, मद्रास का, बम्बई का। लेकिन ये अपने मन से ये अंग्रेज नहीं कर रहे थे। किसके आदेश के द्वारा, किसके ऑर्डर के द्वारा कर रहे थे? जो शासक होते थे, यानी शासक काम करवा रहे हैं। तो ये कैसा हो गया? अब यहाँ पे इनकी क्वालिटी थोड़ी सी नौकर वाली हो गई। परमानेंट होगा लेकिन नौकर है अभी। यहाँ पर इनकी क्वालिटी कैसी थी? लुटेरा वाली क्वालिटी थी। यहाँ पर इनकी क्वालिटी कैसी है? लुटेरा वाली है। यहाँ पर इनकी क्वालिटी कैसी हो गई? व्यापारी वाली। और यहाँ पर इनकी क्वालिटी हो गई नौकर वाली। ठीक है, यानी धीरे धीरे इनका पद बढ़ रहा है। पहले लुटेरे हैं, फिर व्यापारी बन गए, फिर इसके बाद से ये क्या करते हैं, अपने आप को नौकर बना लेते हैं।
अब इसके बाद से यहाँ से ये अपना फेज बदलते हैं। ये आप मानना चाहें तो इसको कह सकते हैं एपिसोड 1। ये एपिसोड 1 था जो इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, किस तरह से ये अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, इनका एवोल्यूशन हुआ है। अब देखिएगा क्या करते हैं ये, यहाँ से अब युद्ध करेंगे, ये युद्ध करते हैं, संधि करते हैं, समझौता करने लगते हैं। ठीक है, यहाँ तक अब ये कर रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं। यहाँ तक ये क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, केवल लड़ाई वगैरह नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा युद्ध करते हैं, क्या क्या करते हैं। सबसे पहला युद्ध आपको दिखाता हूँ मैं, कब का युद्ध है, 1700 कर्नाटक युद्ध। पहला युद्ध आपको दिखा रहा हूँ मैं। अभी बहुत अच्छा कंसेप्ट समझ में आएगा, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक 3 युद्ध हुए हैं, मैं 2 युद्धों का जिक्र कर रहा हूँ, जब हिस्ट्री में आएंगे तो इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। कर्नाटक वॉर फर्स्ट, जिसको कार्नेटिक वॉर फर्स्ट कहते हैं, और दूसरा कर्नाटक सेकेंड। 2 तरह के 2 युद्ध हुए हैं, हम उनको मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो कर्नाटक फर्स्ट हुआ था 1746 से 48 तक, और कर्नाटक सेकेंड हुआ था 1749 से 54 तक। कर्नाटक फर्स्ट में अंग्रेज लोग मद्रास को जीत लेते हैं, और एक बार नहीं जीते होते हैं, 2 बार जीतते हैं मद्रास को। और कर्नाटक सेकेंड में ये 2 एरियाज को जीतते हैं, पहला होता है कर्नाटक और दूसरा होता है हैदराबाद। ये 2 एरियाज को जीत लिए हैं। यहाँ पर डायरेक्ट रूप से जीत लेते हैं, ठीक है, मतलब जीता तो डायरेक्ट रहते हैं, लेकिन शासन इनडायरेक्ट रूप से कर रहे हैं। यहाँ पर इनका जो एजेंट रहता है, जो भारत के शासक होते हैं, वहाँ वो लोग कर्नाटक की और हैदराबाद की गद्दी पर बैठे होते हैं, लेकिन ऊपर कौन होता है, अंग्रेज होते हैं, ऊपर इनके अंग्रेज होते हैं। ठीक है, क्या किए अंग्रेज लोग, 1746-48 में मद्रास जीत लिए हैं भारत में आकर के, भारतीय शासकों से युद्ध करके, और 1749 से 54 तक में कर्नाटक और हैदराबाद जीत लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से टाइम पीरियड आता है प्लासी के युद्ध का। प्लासी का युद्ध, ये युद्ध आपका टाइम पीरियड है 1757 का, और इसमें ये क्या जीत लेते हैं, इसमें ये क्या जीत लेते हैं, तो इसमें जीतते हैं बंगाल को। इसमें ये बंगाल जीत लिए हैं। अभी समझा रहा हूँ क्या है ये। इसके बाद से 1761 का टाइम पीरियड है, इसमें ये पौंडीचेरी जीते हैं। पौंडीचेरी जीत लिए हैं कब, 1761 में। फिर इसके बाद से आता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब होता है, 1764 में। और बक्सर के युद्ध के बारे में आप लोगों को पता होगा, किसकी किसकी सेना थी। इधर थी शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम था एक तरफ, और दूसरी तरफ मेजर हेक्टर मुनरो था। ये संयुक्त सेना थी और मेजर हेक्टर मुनरो था, ये युद्ध वगैरह लड़े थे। तो 1764 हो गया हमारा। एक और एरिया बताता हूँ यहीं पर। 1764 के बाद टाइम पीरियड है आपका यहाँ पर, अच्छा, बक्सर के युद्ध में 1765 का टाइम पीरियड आता है। 1765 में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, मतलब इलाहाबाद की संधि। और ये संधि कितने तरह की हुई है, 2 तरह की संधि हुई है, संधि फर्स्ट और संधि सेकेंड। संधि फर्स्ट में दीवानी अधिकार मिल गया है अंग्रेजों को, कहाँ कहाँ का, 3 जगह का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, दिख नहीं रहा होगा, लिख दे रहा हूँ ऊपर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का 3 एरियाज का मिल गया दीवानी अधिकार। और यहाँ पर जो इलाहाबाद की संधि सेकंड है, इलाहाबाद की संधि सेकंड ऊपर लिख रहा हूँ ना, देख लीजिएगा। इलाहाबाद की संधि जो सेकंड है, ये इसमें 2 तरह के अधिकार मिलते हैं अंग्रेजों को। पहला दीवानी अधिकार मिलता है और दूसरा सुरक्षा का अधिकार मिलता है। कौन से एरिया का, अवध का। अभी कंक्लूड करूँगा तो अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। देखिएगा क्या चीज़ समझाना चाह रहा था मैं। बाहरी लूटपाट की हैं तो ये लुटेरा वाली क्वालिटी इनके में आ गई, ये लुटेरा हो गए हैं। इसके बाद से 1600 का चार्टर लेकर के, मतलब व्यापारिक अधिकार लेकर के आ गए हैं कि हम व्यापार करेंगे। लीगली ये लेटर लेकर के आ गए थे कि हम आ रहे हैं, भारत में व्यापार करेंगे। ब्रिटिश संसद द्वारा इनको मिल जाता है व्यापार का अधिकार, महारानी एलिजाबेथ दे देती हैं 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, लेकर के आ गए तो ये ऑफिशियली व्यापारी हो गए हैं, बिजनेसमैन हो गए। इसके बाद से जब बिजनेस करने लगे तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करने लगे, ये पॉलिटिकल होने लगे। और उसके तहत क्या कि राजा वगैरह से संबंध बनाते हैं, अच्छे रिश्ते वगैरह बनाते हैं। तो राजा लोग क्या बोलते हैं, ठीक है तुम हमारे नौकर, हमारे दीवान बन जाओ और जाओ टैक्स को कलेक्ट किया करो हमारे एरिया से।
तो जब ये टैक्स कलेक्ट करने जाते थे तो मान लो किसी राजा के एरिया इतना है और ये वाला एरिया दूसरे राजा का है, तो यहाँ से निकल करके ये यहाँ के लोगों से भी टैक्स ले लेते थे। कभी कभी क्या होता था, इसी एरिया के लोगों से ये मनमाना टैक्स ले लेते थे, 10 रुपये होता था तो 20 रुपये ले लिए, इस तरह से मनमानी करने लगे। तो यहाँ तक ठीक था, लेकिन जब ये मनमानी करने लगे तो राजा वगैरह युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो इन लोग भी युद्ध करना शुरू किए और राजा लोग भी अपनी तरफ से युद्ध करना शुरू किए। तब ये क्या करते हैं, कहाँ युद्ध लड़ते हैं, 1746-48 में कार्नेटिक फर्स्ट में मद्रास को जीत लेते हैं। 1749 से 54 के बीच कर्नाटक और हैदराबाद जीत लिए हैं, इनडायरेक्ट रूप से जीते हैं, डिटेल इसका देखेंगे हम हिस्ट्री में। 1757 में जब प्लासी हुआ तो बंगाल को जीत लिए हैं। 1761 में पौंडीचेरी जीत लिए हैं। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है। इसमें अच्छा, ये जो 1757 का युद्ध था प्लासी का, इसमें ये अपना दिमाग दिखाए हैं, मतलब कूटनीति दिखाए हैं, अपनी स्ट्रेटेजी दिखाए हैं कि हम कितने दिमाग वाले, कितना अच्छा हम लड़ाई कर सकते हैं। और बक्सर के युद्ध में ये अपनी ताकत दिखाए हैं, अपनी पूरा सैन्य शक्ति वगैरह दिखा दिए हैं, ठीक। और इलाहाबाद की संधि हुई है तो इनको दीवानी अधिकार मिल गए हैं, कहाँ के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, मतलब उड़ीसा, बंगाल और बिहार के। और इलाहाबाद की संधि जब सेकेंड हुई है तो इनको दीवानी अधिकार मिला है और सुरक्षा का अधिकार मिला है अवध का, ठीक है। अब यहाँ तक देखिएगा ये काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पास का एरिया देखेंगे आप लोग, यहाँ पास का एरिया ये वाला, ठीक है, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है पूरा, यहाँ पर ये लड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब कोरबो लड़बो वाला कंसेप्ट आ चुका है, अभी जीतबो रे वाला भी कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो ये कर रहे थे और यहाँ लड़ रहे थे। धीरे धीरे इनका प्रमोशन होता गया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों फेज आपने देख लिया, एपिसोड फर्स्ट या फेज 1 में ये कर रहे थे, एपिसोड या फेज सेकंड में, एपिसोड सेकंड या फेज सेकंड में ये क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है। तो यानी जब इनका करना एक हुआ, इनका करना जोड़ा गया और इनका लड़ना जब जोड़ा गया, तब इनका जीतना सामने आया, जीतना सामने आया। और ये वो जीतना किस तरह से था, वो जीतना था द्वैध शासन का, ठीक है। 1665 से लेकर के 1772 तक का जो टाइम पीरियड है ये द्वैध शासन का है, डायरकी जिसको कहते हैं। मतलब दो तरह की सरकारें, सरकार दो होंगी और वो दोनों शासन चलाएंगी। यानी कंसेप्ट को समझिएगा, पहले लूट कर रहे थे, फिर व्यापारी बने हैं, व्यापारी बनने के बाद ये राजाओं के सिमिलर हो गए, समानांतर हो गए। फेज लिख रहा हूँ, देखिए किस तरह से बदले हैं। पहले लुटेरे थे, लुटेरे के बाद ये व्यापारी बने हैं, व्यापारी के बाद ये समानांतर हो गए राजाओं के, व्यापारी के बाद ये नौकर बने हैं, सॉरी, ठीक है। नौकर के बाद ये राजाओं के समानांतर होने लगे हैं, मतलब सिमिलर चलाने लगे, थोड़ा सा ऊपर। मतलब जो मेन राजा होते थे भारत के वो थोड़ी ऊपर होते थे और जो अंग्रेज थे वो थोड़ी नीचे हो गए, बस इतने का अंतर था, ज़्यादा अंतर नहीं था, ठीक है। समानांतर हो गए। अब इसके बाद से यहाँ पर ये एकदम सिमिलर हो गए हैं, मतलब राजा और ब्रिटिशर्स ये एकदम समानांतर हो गया। मतलब द्वैध शासन में, द्वैध शासन का जब टाइम पीरियड आया है तो राजा और ब्रिटिशर दोनों बराबर अब शासन करने लगे हैं। लुटेरे थे, कोई मतलब नहीं भारत से, व्यापारी थे तो भारत में व्यापार करने लगे, नौकर थे तो राजा लोग इनको कमांड देते थे कि जाओ काम करो, टैक्स लो और हमको रिपोर्ट करो, तो उनके अंडर में रह करके काम कर रहे थे। फिर बाद में उन्हीं राजाओं को ये हराने लगे, लड़ाई करने लगे और लगभग इनडायरेक्ट रूप से शासन करने लगे। मतलब अंग्रेज पीछे रहते थे और भारतीय राजा जो होता था वो आगे होता था और ये लोग शासन करते थे और पता लगता था कि ये शासन चला रहा है। फिर इसके बाद से क्या हुआ, ये जो अंग्रेज लोग थे वो धीरे धीरे बराबर आ गए और बराबर जब आए तब ये कहलाया द्वैध शासन, जो ये हमको देखने को मिलता है। राजा और ब्रिटिशर सब बराबर हो गए हैं। अब जब इसके बाद हम देखेंगे तो राजा लोग नीचे होते जाएंगे और ब्रिटिशर धीरे धीरे ऊपर होते जाएंगे, यही हमको देखने को मिलेगा। फिर स्वतंत्रता संग्राम वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इतना समझ में आया होगा। तो द्वैध शासन 1665 से लेकर के 1772 तक रहा। 1665 में एक और फैक्ट है, इल्बर्ट नामक व्यक्ति हैं, वो 1665 को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल कहते हैं। मतलब इस समय एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट शुरू होगा, मतलब एंग्लो इंडियन वगैरह बनने लगेंगे, आने लगेंगे, ठीक है। क्या होते हैं पॉलिटी में ही देखेंगे जब, लेकिन जब टॉपिक आएगा तब, ठीक है। इतना समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
सीधे हम आते हैं। सत्रह सौ तिहत्तर का रेगुलेटिंग एक्ट, विनियमन अधिनियम कहते हैं इसको, ठीक है। क्या था ये, क्यों था ये, सारी चीज़ें देखते हैं। तो अब जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया है तो हमको जानना पड़ेगा आया क्यों है ये। तो एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए कोई बड़ा बिजनेसमैन है भारत में, दिमाग में जिसकी इमेज बनी होगी, ठीक है, नाम नहीं लूँगा वीडियो में। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसकी बहुत बड़ी कंपनी है। हमारी भारत सरकार क्या बोलती है उस बिजनेसमैन या उसकी कंपनी को कि आप लोग जो करना चाहो, जैसे व्यापार करना चाहो करो, आपके ऊपर कोई रूल नहीं लगेगा, कोई रेगुलेशन नहीं लगेगा, किसी तरह का एक्ट नहीं होगा, किसी तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होगा, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कोई लेबर लॉ नहीं, सब कुछ आप जैसा चलाना चाहते हो चलाओ। तब वो बिजनेसमैन या उसकी कंपनी क्या करेगी, धीरे धीरे मनमाने तरीके से व्यापार करने लगेगी और व्यापार करते करते धीरे धीरे वो सरकार के बराबर आएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खुद को सरकार बना लेगी और सरकार उसके अंडर में काम करने लगेगी। समझ में आया? अब इसको ले चलते हैं 1773 के कंसेप्ट में डालते हैं अंदर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई है तो उसका व्यापार बहुत अच्छा चला। 1600 में आ रही है, ये 1773 का टाइम पीरियड है। इतने लंबे समय में ये जो कंपनी थी बहुत बड़ा अपना एरियाज बना चुकी थी, मतलब बिजनेस के रूप में भी ये सुपर हीरो हो चुकी थी और पॉलिटिकली भी ये बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी। तो ब्रिटिश सरकार को, मतलब जो वहाँ ब्रिटेन में बैठी सरकार है, जो वहाँ का शाही परिवार है, उसको लगा कि धीरे धीरे ये लोग अपनी सेना बना लेंगे, अपने लोग बना लेंगे, अपनी एक सरकार बना लेंगे और भारत में ही एक नए ब्रिटिश गवर्नमेंट को बना देंगे, यानी हमारे बराबर ये खड़े हो जाएंगे। इससे पहले कि ये ऐसे हों, इनको मजबूत होने से पहले हम इनको बाउंड कर देते हैं। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो ध्यान से सुनिएगा, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वो रेगुलेट करने के लिए आया था। मतलब ये जो कंपनी थी इसको कंट्रोल करने के लिए आया था। इसको कंट्रोल करने के लिए आया था कि ये जो कंपनी है वो ज़्यादा होशियारी में ना आ जाए, ज़्यादा उड़ने ना लगे, क्योंकि ये मनमानी करने लगी थी सरकार से भी और भारत में जो लोग थे उनसे भी। बीच में एक आई थी ना काम करने, बताया था कि 217 मेंबर होंगे, ये कंपनी के सदस्य होंगे, इनके ऊपर और जो 26 लोगों का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बैठाया जाएगा, ये लोग रिपोर्ट करेंगे ब्रिटेन में। तो ये सारे लोग जो बीच वाले थे, बिचौलिए थे, ये मनमानी करने लगे थे। तो इस मनमानी को रोकने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए, इनको बांधने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। समझ में आ गया होगा। पहला ऐसा कदम था जब कंपनी को अब रेगुलेट किया जाएगा, अब कंपनी को कंट्रोल किया जाएगा कि अब बहुत मनमानी कर लिए, अब तुम हमारे हिसाब से चलोगे, नहीं तो वापस आ जाना। इससे पहले कि तुम हमारे लिए बड़े बनो, हम बता देते हैं कि वी आर थलाइवा, यू आर नॉट। ठीक, तो वही चीज़ थी। तो यहाँ पर पहला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। पहली बार लिखित संविधान। अब जो भी चीज़ें आ रही हैं, नियम वगैरह बनाना है कि तुम ये करोगे, तुम वो नहीं करोगे, तुम्हारे ऊपर ये व्यक्ति रहेगा, तो ये सारे ऐसे नहीं फ़ोन करके व्हाट्सएप करके बता दी कैसा कर लेना। उसको बाकायदा लेटर आया था, बाकायदा रूल आया था। तो उस रूल के तहत हम ये मानते हैं कि वो एक तरह का संविधान। तो संविधान क्या होता है? रूल्स और रेगुलेशन की एक डॉक्यूमेंट होती है, रूल्स और रेगुलेशन का डॉक्यूमेंट होता है। तो वही डॉक्यूमेंट आया। तो पहली बार हमको देखने को मिलता है लिखित संविधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। कब बना था, कैसे बना था ये? तो उस समय ब्रिटिश पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ। इनकी अध्यक्षता में एक गुप्त समिति बनाई जाती है, गुप्त समिति, सीक्रेट कमेटी बनाई जाती है। और इस सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ला दिया जाता है। क्या हुआ? ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है जिसको सीक्रेट कमेटी कहते हैं या गुप्त समिति कहते हैं।
इस गुप्त समिति ने सिफारिश की कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब ये एक्ट लाया क्यों गया था, तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य, ये ऑब्जेक्टिव क्या था, भारत और ब्रिटेन दो जगहों के लिए इसका उद्देश्य है। क्या क्या उद्देश्य थे इसके, तो भारत और ब्रिटेन में जो कंपनी जो काम कर रही थी ना, उसके काम को क्या करना, नियंत्रित करना, और उसमें जो भी कमियां हो उसको दूर करना, इसका पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य क्या था, जो कंपनी के कार्य थे, कार्य मतलब कौन कौन से, एक काम था प्रशासनिक और एक काम था राजनीतिक, इन दोनों कार्यों को मान्यता देना, ये इसका दूसरा उद्देश्य था। और तीसरा उद्देश्य था इसका केंद्रीय प्रशासन की नींव रखना। ठीक, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखना, क्या है केंद्रीय प्रशासन, मतलब एक कोई सरकार होगी या एक कोई पावर होगी जो सेंट्रलाइज होगी, और बाकी लोग सब उसके नीचे आएंगे, वो लोग उसके ऑर्डर को फॉलो करेंगे और वो लोग इसको रिपोर्ट करेंगे। देखने को मिलता है हमारे यहाँ। ठीक है, प्रेजेंट में यही चीज़ अपनाई गई है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ से सीख रहे हैं, लिखित संविधान हमने यहाँ से सीख लिया, केंद्रीय सरकार के बारे में हमने सीख लिया, किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। रिपीट कर रहा हूँ, 1777 का रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों था, तो आपको बता दें, लिखवाया नहीं, ना लिखा हूँ, लेकिन याद रखिएगा, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए आया था कि कंपनी ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, या कंपनी जो मनमानी कर रही है उसकी मनमानी को दूर करने के लिए। ठीक है, तो ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ एक गुप्त समिति बनाते, सीक्रेट कमेटी बनाते हैं, और उसकी सिफारिश पर 1777 का रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है। इसका उद्देश्य था दो जगह पे, भारत और ब्रिटेन में कंपनी के कामों को नियंत्रित करना और उसकी कमियों को दूर करना, कंपनी के कार्य जो प्रशासनिक थे और राजनीतिक, उन दोनों कामों को मान्यता देना, और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा क्या क्या बताया मैं, दो जगह से कंपनी काम कर रही थी, भारत और ब्रिटेन में। अब जो भी कंपनी काम कर रही थी उसके लिए, उसके सुपरविजन के लिए दो जगह से मतलब इसके दो केंद्र थे, मतलब भारत में और ब्रिटेन में कंपनी काम कर रही थी और इसी के लिए रूल्स और रेगुलेशन आए थे। लेकिन जो कार्य थे, जो गतिविधि थी कंपनी की गतिविधियों के दो केंद्र थे। पहला कौन सा था, भारत, और दूसरा कौन सा था, इंग्लैंड। ठीक है, अब जो इंग्लैंड है, यहाँ से हमको कंसेप्ट थोड़ा सा समझना है। इंग्लैंड में दो संस्थाएं थीं सुपरविजन के लिए। इंग्लैंड में जो कंपनी का पूरा सुपरविजन था कि कंपनी कैसा काम कर रही है, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट वगैरह करना, तो सुपरविजन के लिए इंग्लैंड में ही दो संस्थाएं बनाई गई थी। कौन कौन सी संस्था थी, तो पहली कहलाती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, हिंदी में कहते हैं निदेशक मंडल, और दूसरा था कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स, हिंदी में कहते हैं इसको स्वत्वधारी मंडल। ठीक है, तो भारत और ब्रिटेन में कंपनी के कार्य को उद्देश्य आपने देख लिया। उसके लिए जो भी कंपनी की गतिविधियां होंगी, जो भी प्रोसीजर होगा, काम वाम होगा, उसके लिए दो केंद्र चुने गए थे, एक भारत था और दूसरा इंग्लैंड था। और इंग्लैंड में भी जो कंपनी का पूरा काम हो रहा है उसके सुपरविजन के लिए दो संस्थाएं बनाई गई थी जो इंग्लैंड में काम कर रही थी। पहली संस्था थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरी संस्था थी कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य हुआ करते थे, 24 सदस्य थे, और सदस्य चुने जाते थे किसके द्वारा, स्वत्वधारी मंडल द्वारा, कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स द्वारा। ये 24 सदस्य चुने जाते थे। अब जब ये 24 सदस्य चुन करके बाहर आ गए, मतलब ये लोग चुन करके 24 सदस्यों को भेज दिए, तब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, मतलब निदेशक मंडल था, ये इनमें से 2 सदस्यों को चुनता था, पहला और दूसरा, 2 सदस्यों को चुनता था।
जिनमें से पहला सदस्य जो होता था ये अध्यक्ष बनाया जाता था और दूसरा जो सदस्य होता था ये उपाध्यक्ष होता था। और ये जो अध्यक्ष होता था ये कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था। क्या क्या बताया मैं समझा रहा हूँ। कंपनी की गतिविधियों के दो केंद्र थे, भारत और इंग्लैंड। इंग्लैंड में कंपनी के काम को देखने के लिए दो संस्थाएं बनाई गई थी। वो संस्था थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स, हिंदी में निदेशक मंडल और स्वतुधारी मंडल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य हुआ करते थे और इन 24 सदस्यों को कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स चुन करके भेजता था निदेशक मंडल में। फिर ये निदेशक मंडल उन 24 सदस्यों में से 2 सदस्यों को निकालता था और ये दोनों प्रोसेस जो है हर साल होती थी, प्रतिवर्ष। मतलब ये लोग प्रतिवर्ष 24 सदस्यों को भेजते थे और ये प्रतिवर्ष उन 24 सदस्यों में से 2 लोगों को निकालते थे, 2 लोगों को छांटते थे। इन 2 लोगों में से एक व्यक्ति जो होता था वो अध्यक्ष कहलाता था, अध्यक्ष होता था, और एक व्यक्ति उपाध्यक्ष होता था। ये जो अध्यक्ष होता था कंपनी का मेन अधिकारी होता था, इसी के ऑर्डर पे पूरा काम होता था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस एक्ट की विशेषताएं क्या क्या थी, इस एक्ट की पूरी विशेषताएं क्या क्या थी।